दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लेटेस्ट में रिलीज हुई मूवी ओपेनहाइमर को। और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पूरी देख ली तो मूवी की पूरी स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट बार मूवी देखा तो पूरी की पूरी ऊपर से चली गई थी, इसलिए मैंने 2 से 3 बार इस मूवी को देखा और अलग से भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की ताकि आप लोगों तक इस स्टोरी को सही जानकारी के साथ पहुंचा सकूं। क्योंकि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम इट्स शो टाइम। तो कहानी की शुरुआत प्रेसिडेंट के ओपेनहाइमर से होती है, जिनका पूरा नाम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर है। उनसे एक कमरे के अंदर सभी मीडिया और लोगों से छुपाकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें उन्हें एटॉमिक बॉम्ब बनाने के दरमियान किन किन लोगों से मिलना और कहां कहां जाना था ये पूरी जानकारी देनी थी। जिसके बाद अब कहानी उनके पास्ट में दिखाया जाता है, जब वो 17 या 18 साल के एक स्टूडेंट थे और यूरोप में पढ़ाई करने गए थे। इस दरमियान वो हमेशा क्वांटम फिजिक्स में खोए भी रहते थे, जिस कारण उन्हें रात रात नींद नहीं आती थी और उसी वजह से उनका लैब में भी ध्यान नहीं जाता था। एक दिन ऐसे ही लैब में काम करते हुए उनसे काम बिगड़ जाता है। जब टीचर इसके बारे में पूछते हैं तो रॉबर्ट बताते हैं कि उन्हें क्वांटम फिजिक्स पर लेक्चर अटेंड करने जाना है। ये सुनकर टीचर को भी याद आता है और वो सभी स्टूडेंट्स के साथ लेक्चर अटेंड करने चले जाते हैं, लेकिन वो रॉबर्ट को नहीं जाने देते और उन्हें अपना काम कंप्लीट कर आने बोलते हैं। ये सुनकर रॉबर्ट भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और टीचर के पास में ही रखे फ्रूट्स में पॉइजन मिलाकर वहीं पर रख देते हैं और वो भी जाकर क्वांटम फिजिक्स के लेक्चर अटेंड करने लगते हैं। अगले दिन रेडी होकर रॉबर्ट जब क्लास आते हैं तो वहाँ पर वही क्वांटम फिजिक्स वाले टीचर थे जो उस फ्रूट को लिए हुए थे। जब रॉबर्ट ये देखते हैं तो वो टीचर के पास आते हैं। वहीं जब टीचर रॉबर्ट को देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि लेक्चर में रॉबर्ट ही थे जो उनसे अच्छे सवाल पूछे थे। पर रॉबर्ट आज भी वही सवाल उनसे दोबारा पूछ रहा था, क्योंकि टीचर का जवाब रॉबर्ट को सही नहीं लग रहे थे। इतने में रॉबर्ट भी टीचर से वो फ्रूट लेकर फेंक देते हैं, ये बोलकर कि उसमें कीड़ा लगा हुआ है। बाद में बातों बातों में टीचर को पता चलता है कि रॉबर्ट को लैब करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए वो रॉबर्ट को जर्मनी जाकर पढ़ाई करने बोलते हैं। जिसके बाद अब रॉबर्ट भी जर्मनी जाकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और 4 साल की पढ़ाई 3 साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं। सिमिलर दूसरी तरफ एक और सुनवाई चल रही थी साइंटिस्ट स्ट्रॉस पर, जो कि कोई और नहीं रॉबर्ट जूनियर है, हमारे आयरन मैन के हीरो। इस मूवी में इनका नाम स्ट्रॉस है, जो एस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। उनका कहना था वॉर खत्म होने के बाद रॉबर्ट सबसे सम्मानित साइंटिस्ट में से एक बन चुके थे, इसलिए जब रॉबर्ट एस इंस्टीट्यूट में आए थे तो स्ट्रॉस ने रॉबर्ट को ही एस का चेयरमैन बना दिया था, जिस कारण वो एटॉमिक प्रोग्राम में भी शामिल हो सके थे। लेकिन जजेस का स्ट्रॉस से पूछना था कि ऐसा क्या हुआ जिस कारण स्ट्रॉस रॉबर्ट के खिलाफ चले गए थे। तो स्ट्रॉस भी बताते हैं वो खिलाफ नहीं गए थे, बस रॉबर्ट पर इल्जाम लगाया गया था कि वो जासूस हैं। पर स्ट्रॉस का ये भी कहना था कि उन्होंने रॉबर्ट पर इल्जाम नहीं लगाया था, किसी बॉर्डन नाम के आदमी ने उन पर इल्जाम लगाया था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे और उनकी पूरी फैमिली ही एक कम्युनिस्ट थी जो एटॉमिक प्रोजेक्ट के लिए खतरा हो सकती थी। वहीं बॉर्डन इसलिए इल्जाम लगा रहे थे क्योंकि उनको रॉबर्ट की एक सिक्योरिटी फाइल हाथ लग गई थी, पर वो फाइल बॉर्डन के हाथ कैसे लगी किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ एटम्स के बारे में रॉबर्ट की राय भी पक्की थी, इसलिए उन्हें दूसरों की राय की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि स्ट्रॉस ने भी अपनी राय एटम्स के बारे में सभी के सामने रखी थी। पर रॉबर्ट उन्हें सभी के सामने नीचा दिखाने लगे थे। वहीं एक दिन जब रॉबर्ट स्ट्रॉस से मिलने आए थे तो वो आइंस्टाइन से भी मिलने गए थे और कुछ ऐसा कह दिया था कि आइंस्टाइन स्ट्रॉस से ही नाराज होकर वहाँ से चले गए थे, इसलिए अब स्ट्रॉस रॉबर्ट से भी थोड़ा नाराज हो गए थे। खैर इसके बाद कुछ देर तक स्टोरी को पास्ट और प्रेजेंट में दिखाकर आगे बढ़ाया जाता है, जहाँ अब रॉबर्ट भी क्वांटम फिजिक्स के टीचर बन गए थे और अमेरिका जाकर क्वांटम थ्योरी को पढ़ाने वाले थे। वहीं पर रॉबर्ट की मुलाकात डॉक्टर लॉरेंस से भी होती है, जो क्वांटम फिजिक्स पर ही एक्सपेरिमेंट कर पढ़ाई करते थे। इसी दरमियान रॉबर्ट ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि नाजिस के लोग जो इसके साथ गलत सलूक कर रहे थे, इसलिए रॉबर्ट जर्मनी में रहने वाले अपने साथियों को भगाने के लिए पैसे भी भेज रहे थे, क्योंकि वो खुद भी ज्यूइश परिवार से बिलोंग करते थे। साथ साथ अपनी रिसर्च को भी आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें उन्हें पता चला था कि स्टार्स मरने के बाद टूट जाते हैं और इसका विस्फोट बहुत ही भयानक होता है, जो सब कुछ निगल भी सकता
सकता है, यहाँ तक कि रोशनी को भी। पर ये सारा रिसर्च रॉबर्ट के थ्योरी के अनुसार था। इसी दरमियान रॉबर्ट की मुलाकात जेन से भी होती है, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थी। वो रॉबर्ट की फिजिक्स और ज्ञान से बहुत ही इम्प्रेस हो चुकी थी और यही वजह थी कि पार्टी खत्म होने के बाद दोनों ही बेड पर थे। इसी दरमियान जेन को पता चलता है रॉबर्ट संस्कृत की भी पढ़ाई करते हैं, जो कि एक भागवत गीता थी। इसलिए सेक्स करते वक्त ही जेन रॉबर्ट को भागवत गीता भी पढ़ने बोलती हैं। दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन इंडियन फिल्मों में बनाई जाती तो हम सभी को पता है उस फिल्म का क्या हाल होता। खैर, ज्यादा डिटेल में न जाकर कहानी में आगे बढ़ते हैं। इधर रॉबर्ट की बात करें तो रॉबर्ट अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे, पर उनकी पूरी फैमिली कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुकात रखती थी। ऊपर से उनका भाई फ्रैंक भी पार्टी ज्वाइन करने वाला था। इसी दरमियान हमें पता चलता है रॉबर्ट का एक सपना भी था कि वो न्यू मैक्सिको और फिजिक्स को एक साथ लाना चाह रहे थे, जिससे उनकी जिंदगी परफेक्ट हो सकती थी। वैसे रॉबर्ट को न्यू मैक्सिको इसलिए पसंद था क्योंकि रॉबर्ट अपनी छुट्टियां यहीं बिताया करते थे, पहाड़ियों और लैंडस्केप के बीच, जो न्यू मैक्सिको का ही एक पीस वैली था जिसका नाम लॉस एलमोस है। एक दिन जब रॉबर्ट जेन के साथ थे तो वो अपने सभी लोगों को लैब की तरफ भागते हुए देखते हैं। जब रॉबर्ट भी वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है किसी ने एटम्स को बांट दिया है, वो भी न्यूट्रॉन्स की बमबारी करके, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। जबकि रॉबर्ट का कहना था थ्योरी के हिसाब से देखें तो वो मुमकिन नहीं था, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस की टीम ने इसे अपने लैब में दोबारा प्रैक्टिकली किए तो सचमुच एटम्स को बांटना मुमकिन हो गया था, जिससे हाइमर को ये भी समझ में आ गया था कि उससे अगर एक बॉम्ब बनाया जाए तो उसका चैन रिएक्शन बहुत ही घातक हो सकता है, जिससे शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। एक दिन जब रॉबर्ट अपने ऑफिस में आते हैं तभी उन्हें पता चलता है ब्लैक होल पर लिखी हुई उनकी पेपर पब्लिश हो चुकी है, वो भी 1 सितंबर 1939 को। पर उसी वक्त उन्हें ये भी न्यूज मिलती है कि शायद वो पेपर कोई नहीं पढ़ने वाला था, क्योंकि उसी दिन पेपर में ये भी छपा था कि हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया है और उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं, यही पोलैंड पर हमला करने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत भी हुई थी। आगे अब एक पार्टी में रॉबर्ट की मुलाकात एक लेडी किटी से होती है, जिसका पति किसी हमले में मारा गया था, इसलिए उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी। पर किटी उनके साथ भी खुश नहीं रह पा रही थी, लेकिन इसी दरमियान किटी को रॉबर्ट से भी प्यार हो गया था, इसलिए अब वो अपने पति से डाइवोर्स लेने का फैसला करती हैं और रॉबर्ट से शादी कर लेती हैं। जिसके बाद अब रॉबर्ट भी ये बात जाकर जेन को बता देता है कि अब वो जेन से नहीं मिलने आएगा, क्योंकि उन्होंने किसी और से शादी कर ली है। पर जेन कहती है उन लोगों को अपने से दूर मत करो रॉबर्ट, जिन्हें वो जानता है, क्योंकि शायद भविष्य में रॉबर्ट को उनकी जरूरत पड़ सकती हो। जिसके बाद अब रॉबर्ट भी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रॉबर्ट को पता चलता है आइंस्टाइन और लियो सिविलार्ड ने एक खत लिखकर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को चेतावनी दी थी कि हिटलर एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है और अगर नाजिस के हाथ बॉम्ब लग गया तो वो इसका इस्तेमाल पता नहीं कैसे करेंगे। इसलिए अब रॉबर्ट ट्रेड यूनियन बनाने लगते हैं जिसमें कम्युनिस्ट भरे थे, ताकि वो अपने लोगों को अमेरिका बुला सके, क्योंकि वहाँ के हमलों में रॉबर्ट के बहुत सारे लोग भी मारे जा रहे थे। लेकिन जब ये लॉरेंस को पता चलता है तो वो रॉबर्ट को ऐसा करने से मना करने लगते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन और लियो सिविलार्ड के चेतावनी मिलने के बाद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक प्रोजेक्ट पर काम करवाना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और अगर लोगों को पता चलता कि रॉबर्ट एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, तो वो रॉबर्ट को प्रोजेक्ट में नहीं लेने देते। इसलिए वो रॉबर्ट को पार्टी छोड़ देने में बोलते हैं, क्योंकि देश को उनकी अभी जरूरत थी। बाद में रॉबर्ट को वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी मिल जाती है, जिसका इंचार्ज कर्नल ग्रोव्स चुने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पेंटागन में एक बिल्डिंग बनाई थी जो प्रेसिडेंट रॉस को बहुत ही पसंद आई थी। इसलिए उन्होंने ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कर्नल ग्रोव्स को ही सौंप दी थी, और इसीलिए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले 1200 टन यूरेनियम भी टेनेसी भी पहुंच चुकी थी। इसलिए अब ग्रोव्स प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और रॉबर्ट को ही बना देते हैं, जो अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने वाले थे। इसके बाद प्रोजेक्ट पर काम करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके लिए सबसे पहले रॉबर्ट एक जगह तलाशते हैं, जो कि वही उनकी पसंदीदा जगह थी, लॉस एलमोस। इसके बाद उसी जगह पर एक पूरा शहर भी बसाने की शुरुआत हो जाती है, जहाँ सब कुछ उपलब्ध कराया जाने वाला था, चर्च, मंदिर, स्कूल से लेकर सब कुछ, ताकि प्रोजेक्ट पर काम कर रहे साइंटिस्ट की फैमिली को भी यही रखा जाए, जिससे साइंटिस्टों को प्रोजेक्ट के ऊपर मन लगा रहता, क्योंकि प्रोजेक्ट के खत्म होने तक किसी को कहीं आने जाने की अनुमति नहीं मिलने वाली थी। इसके बाद साइंटिस्टों की खोजबीन भी
शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के खोजबीन करने के बाद साइंटिस्ट भी मिल जाते हैं और घर बसाना भी शुरू कर दिया जाता है। लेकिन तभी एडवर्ड टेलर को चेन रिएक्शन के कैलकुलेशन में कुछ कमी लगती है, इसलिए अब इस कमी को पूरा करने के लिए रॉबर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं। पर आइंस्टाइन रॉबर्ट की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। इसलिए अब रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था उसे ठीक कैसे करे, क्योंकि लॉरेंस के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर चेन रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन रुकने वाली नहीं थी, और अगर ऐसा होता तो वो पूरी पृथ्वी को ही खत्म कर सकती थी। पर फिर भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद रॉबर्ट को पता चलता है इस चेन रिएक्शन को होने की संभावना बिल्कुल ही जीरो है, वो भी थियोरिकली। इसलिए अब वो अपना काम आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद रॉबर्ट जाकर डॉक्टर फर्मी और लियो सिलार्ड से भी मिलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने ही प्रैक्टिकली चेन रिएक्शन को सक्सेसफुल किया था। इसके बाद अब सभी साइंटिस्टों का काम था यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 आइसोटोप्स को अलग करना, क्योंकि चेन रिएक्शन होने के लिए 235 आइसोटोप की ही जरूरत थी। वहीं 238 में चेन रिएक्शन नहीं हो पाते थे, इसलिए उन्हें 235 ही चाहिए थी। जिसके बाद अब 4 अलग अलग तरीके ट्राई आउट किए जाते हैं यूरेनियम 238 से 235 को अलग करने के लिए, वो भी 4 जगहों पर। इसी दरमियान उन्हें प्लूटोनियम के बारे में भी पता चलता है, जिससे वो बॉम्ब बनाया जा सकता था। इसलिए दोनों ही प्रक्रिया पर काम शुरू हो जाता है, एक यूरेनियम से बॉम्ब बनाने के तरीकों पर, दूसरा प्लूटोनियम से बॉम्ब बनाने के तरीकों पर। दोस्तों आपको बता दूं, जिस वक्त एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था 1942 में बनाई जा रही थी, और उसी के 2 साल पहले ही प्लूटोनियम की खोज भी हुई थी 1940 में। खैर आते हैं मूवी पे। इधर बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद वहाँ पर 2 बॉल भी रखे जाते हैं, एक बड़ा वाला बॉल जिसे यूरेनियम के लिए रखा गया था, और छोटा वाला बॉल जिसे प्लूटोनियम के लिए रखा गया था। और जैसे जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम उनके पास इकट्ठा होता जाता, वो बॉल को भरते जाते। इसी बीच एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का भी प्रस्ताव देते हैं, ताकि धमाके किलोटन्स में नहीं बल्कि मेगाटन्स में हो। पर रॉबर्ट अभी उस पर काम करने से मना कर देते हैं। बाद में उस बॉम्ब को बनाने में उनका साथ देने के लिए ब्रिटिश के कुछ लोग भी आ जाते हैं, और इसी बीच कर्नल ग्रोव्स पूरी तरह से रॉबर्ट से इम्प्रेस भी हो चुके थे। वहीं काम के बीच में रॉबर्ट एक बार जेन से भी मिलने जाते हैं, क्योंकि जेन उनके बिना नहीं रह पा रही थी, जिस वजह से उनका साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट भी चल रहा था। इसलिए एक बार वो जाकर जेन से भी मिलते हैं और बताते हैं कि अब वो कभी भी जेन से मिलने नहीं आएंगे, क्योंकि अभी उनका एक बीवी के साथ एक बच्चा भी है। इसके बाद अब फिर से स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट में सिमिलर चल रही होती, जिसमें रॉबर्ट से कई तरह के सवाल भी किए जाते हैं, और इसी दरमियान बॉल भी लगभग आधा से ज्यादा भर चुकी थी। आगे अब क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर भी रॉबर्ट से मिलने आते हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में रॉबर्ट को क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया था। वो वहाँ पर आकर बताते हैं कि जिस 4 तरह के डिफ्यूजन पर काम चल रहा था, उसमें 2 डिफ्यूजन काम कर गए थे, गैसियस डिफ्यूजन और वाटर सप्लाई, जबकि नाजिस के लोग ग्रेफाइट पर काम कर रहे थे, जिस कारण वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने में फेल हो चुके थे। ये सुनकर रॉबर्ट भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि हिटलर बॉम्ब बनाने में असफल हो गया था। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी रॉबर्ट को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि जेन ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर अब रॉबर्ट भी डिप्रेशन में रहने लगे थे, और उनका काम से भी मन भटकने लगा था। दूसरी तरफ सभी को पता चलता है कि हिटलर ने किसी बंकर में आत्महत्या कर ली है, इसलिए उन्हें एटॉमिक बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी खतरे को देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। पर वहाँ पर रॉबर्ट आ जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को रोकने से मना कर देते हैं, क्योंकि जापान अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार हमले किए जा रहा था। और इसी हमले में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी हमला कर दिया था, जिसके बाद अब रॉबर्ट का मानना था कि अब जापान को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ अमेरिका अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं था, लेकिन जैसे ही जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, मजबूरन अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होना पड़ा। दूसरी तरफ पता चलता है बॉम्ब बनाते हुए 2 साल बीत चुके थे और लगभग बॉम्ब भी बनकर तैयार हो चुका था, इसलिए अब उसे टेस्ट करने की जरूरत पड़ रही थी, जिसका नाम ट्रिनिटी टेस्ट दिया गया था। पर रॉबर्ट को इससे पहले एक छोटा सा एक्सप्लोजन टेस्ट भी करना था, ताकि उसके पावर को जान सके, जिसके लिए रॉबर्ट ने अपने भाई को भी बुला लिया था। बाद में जब टेस्ट को अंजाम दिया जाता है तो धमाका बहुत ही जोरदार था, जिससे उन्हें पता चलता है टेस्ट करते वक्त सभी को धमाके से बहुत ही दूर रहना होगा, लगभग 16 से 20 किलोमीटर तक। इसके बाद अगले दिन कर्नल ग्रोव्स और रॉबर्ट वॉशिंगटन जाते हैं वॉर सेक्रेटरी से मिलने के लिए और तय करने के लिए कि बॉम्ब कैसे और कहाँ गिराना है। तो डिसाइड किया जाता है
जापान में बम गिराना जरूरी है, क्योंकि जापानीज ऐसे पीछे नहीं हटने वाले थे। इसलिए वहाँ पर 2 बम गिराने का डिसाइड किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि अगर जापानीज पीछे नहीं हटे तो बम गिरता ही रहेगा। इसके बाद अब टेस्ट पर ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए एक टावर बनाई जाती है। बाद में उसी टावर के पास बम को लाकर रख भी दिया जाता है और उसमें प्लूटोनियम डाला जाता है। बाद में उसे टावर के ऊपर लाकर बम को बहुत सारे वायर से फिट भी किए जाते हैं। इसके बाद टेस्ट करने से एक दिन पहले रॉबर्ट बम को जाकर चेक भी करते हैं, लेकिन उसी दिन रात में जोरों से वर्षा शुरू हो जाती है, जो उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि अगले दिन सुबह 5:30 बजे टेस्ट की टाइमिंग रखी गई थी। अगर वर्षा होती रहती तो टेस्ट को पोस्टपोन करना पड़ता। वही रॉबर्ट और ग्रॉब्स को ये भी चिंता हो रही थी कि अगर टेस्ट फेल हुआ तो दोनों का ही करियर खत्म हो सकता था, क्योंकि ये सब करने में उन्हें 3 साल का वक्त, 4000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट और सबसे बड़ी बात लगभग $2 अरब का खर्च हुआ था। साथ में ग्रॉब्स को ये भी डर था कि अगर धमाके के बाद रिएक्शन नहीं रुका तो हो सकता है पूरी पृथ्वी ही ना खत्म हो जाए। पर जैसा कि सभी जानते थे, ये थियोरिकली किया गया था, ऐसा होने के चांसेस लगभग 0% थे। पर कर्नल ग्रॉब्स को अभी भी चिंता थी। इसी दरमियान रॉबर्ट देखते हैं वर्षा रुक गई थी, इसलिए अब सभी मशीनों को टेस्ट के लिए रेडी किया जाता है। बाद में सभी अपने अपने जगह पर भी चले जाते हैं धमाके को देखने के लिए, वो भी 16 किलोमीटर दूर से। इसके बाद जब धमाके किए जाते हैं तो सभी की आंखें उसकी रोशनी से बंद हो जाती है, क्योंकि उस बम में इतनी तीव्रता थी कि उसके झटके 16 किलोमीटर दूर आकर भी उन्हें आंधी की तरह ढकेल दिए थे और 160 किलोमीटर तक उसे महसूस भी किया गया था। वही धमाके से निकला हुआ मशरूम क्लाउड करीबन 12 किलोमीटर तक ऊपर गया था। जिस टावर पर बम रखी गई थी वो टावर भी वहीं पर इवेपोरेट हो जाती है, क्योंकि धमाके को जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे 50 गुना ज्यादा धमाका देखने को मिला था। अनुमान था कि ये धमाका 0.3 किलोटन ऑफ TNT होगा, पर हुआ था 15 से 20 किलोटन ऑफ TNT। ये धमाका देखकर रॉबर्ट के मुंह से यही बात निकलती है कि अब मैं काल बन चुका हूँ, दुनिया का विनाशक। इधर टेस्ट करने के बाद अब कर्नल ग्रॉब्स भी दूसरे और तीसरे बम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 3 बम तैयार किए गए थे। 2 बम प्लूटोनियम से बना हुआ था और एक यूरेनियम से। इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब रॉबर्ट को रेडियो से पता चलता है अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिरा चुके हैं, जिसकी ताकत 30 किलोटन ऑफ TNT से भी ज्यादा बताई जा रही थी, क्योंकि हिरोशिमा पर जो बम गिरा था वो बम यूरेनियम से बना हुआ था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। वही 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और बम नागासाकी पर गिराया जाता है, जिसका नाम था फैटमैन, और इसी बम को लॉस एलमोस में टेस्ट भी किया गया था। जिसके बाद अब रॉबर्ट पहले वाले धमाके से तो बेहद खुश थे और ये भी बोले थे कि काश ये हम जर्मनी के खिलाफ इस्तेमाल कर पाते। लेकिन जब उन्होंने दूसरे बम का न्यूज सुना तो उन्हें चिंता होने लगी कि ये उन्होंने कैसा हथियार लाकर लोगों के बीच सौंप दिया है, क्योंकि अब हर जगह पर उन्हें लाश ही लाश दिखने लगी थी, साथ ही रोते बिलखते लोग। इसलिए अब रॉबर्ट भी एक बार जाकर प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिलते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो अब फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब से भी प्रचलित हो गए थे। वहाँ रॉबर्ट प्रेसिडेंट से मिलकर लॉस एलमोस को बंद कर देने बोलते हैं, ताकि अब इस बॉम्ब को दोबारा ना बनाया जा सके। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट ट्रूमैन भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी को फर्क नहीं पड़ता कि बॉम्ब किसने बनाया है, उसे गिराया कौन है उससे फर्क पड़ता है। ये सुनकर अब रॉबर्ट भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब ट्रूमैन भी अपने आदमियों से कहते हैं कि इसे मेरे नजरों के सामने दोबारा ना लाया जाए। दोस्तों, यहाँ पर छोटी सी जानकारी एक और बताना चाहूंगा। इस दरमियान अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, लेकिन धमाके के बाद उनकी किसी वजह से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके जगह पर प्रेसिडेंट ट्रूमैन बनते हैं। इधर रॉबर्ट को धमाके के 31 दिन बाद वहाँ की तस्वीर दिखाई जाती है, तो पता चलता है धमाके से 1 मील तक जितने भी लोग थे वो तुरंत ही जलकर भाप बन गए थे और उनकी सिर्फ परछाई नजर आ रही थी। उस धमाके में पहले तो कुछ 1,30,000 लोग मारे गए थे, पर बाद में जो कुछ लोग वहाँ पर बच गए थे वो भी कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों में मारे गए थे, क्योंकि धमाके के बाद बॉम्ब से निकली हुई रेडिएशन पूरी हवा में फैल चुकी थी, जिसमें करीबन 70,000 लोग और मारे गए थे। इसके कुछ ही सालों बाद रॉबर्ट को पता चलता है हाइड्रोजन बॉम्ब का भी टेस्ट किया गया है, जिसे एडवर्ड टेलर ने बनाया था और उन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद स्ट्रॉस रॉबर्ट को बताते हैं जो ब्रिटिशन उनके साथ काम करने आए थे वो एक जासूस था जो एटॉमिक बॉम्ब के बारे में सारी जानकारी
जानकारी सोवियत को देता था। और इसी के बाद से अब FBI वाले भी रॉबर्ट पर ही नजर रखना शुरू कर दिए थे, क्योंकि अब उन्हें भी रॉबर्ट पर शक होने लगा था। कुछ दिन छानबीन करने के बाद रॉबर्ट से उनकी नौकरी भी छीन ली जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था बॉर्डन के हाथ रॉबर्ट की एक सिक्योरिटी फाइल लग गई थी। बाद में पता चलता है बॉर्डन को वो फाइल देने वाला कोई और नहीं, खुद एस्ट्रोस ही थे, क्योंकि एस्ट्रोस कॉन्फ्रेंस में हुए अपने अपमान का बदला लेना चाह रहे थे। और इसी वजह से एस्ट्रोस रॉबर्ट को लोगों की नजरों से गिराना भी चाहते थे, ताकि रॉबर्ट फिर से अपनी पोजीशन इस्तेमाल ना कर सके। बाद में एस्ट्रोस की वजह से ही रॉबर्ट के साथ एक बंद कमरे में सुनवाई भी की जाती है, जिसमें सभी लोग रॉबर्ट के खिलाफ बोलते हैं। शायद ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रॉबर्ट की तरफ से बोला था। और इसी के बाद ये प्रूफ हो गया था कि रॉबर्ट सोवियत यूनियन के एजेंट थे और वो प्रोजेक्ट की सारी जानकारी सोवियत को देते थे, क्योंकि आपसी रंजिश के कारण एस्ट्रोस ने सभी लोगों को रॉबर्ट के खिलाफ कर दिया था। एस्ट्रोस ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनका मानना था रॉबर्ट साइंटिस्टों को उनके खिलाफ कर रहे थे, जिसमें एक आइंस्टाइन भी शामिल है, जो रॉबर्ट के कुछ कहने पर वो एस्ट्रोस से ही नाराज होकर चले गए थे। लेकिन हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट एस्ट्रोस के बारे में ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बल्कि वो तो एस्ट्रोस के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। वो तो सिर्फ रॉबर्ट को सच्चाई का आईना दिखा रहे थे कि सक्सेस मिलने के बाद लोग कैसे उन्हें नकारना शुरू कर देंगे, क्योंकि आइंस्टाइन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। और इसी के बारे में सोचते हुए आइंस्टाइन एस्ट्रोस के बगल से गुजरे थे, जिस कारण आइंस्टाइन का ध्यान एस्ट्रोस पर नहीं किया था। पर एस्ट्रोस ने इसका कुछ और ही मतलब समझ लिया और रॉबर्ट से ही बदला लेना शुरू कर दिए थे। खैर, इसी के साथ ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब ये बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे मैंने बहुत सारी रिसर्च करी थी और आपको आसान भाषा में समझाने की भी कोशिश की थी। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।